तो आइए इस वीडियो में विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 दहन एवं ज्वाला इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस परीक्षा में पूछे जाएंगे, यदि आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग आसानी से दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? दहन एवं ज्वाला। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम छोटी छोटी बातों को बताते हैं, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में खाना बनाने के लिए यानी तो गाड़ियों में ईंधन के रूप में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहिएगा कि गाड़ियों में जो है ईंधन के रूप में हम लोग डालते हैं पेट्रोल, डीजल, इसके बाद जो है सीएनजी गैस डालते हैं। इसके बाद कहिएगा आप खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में हम लोग जो है एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ लकड़ी को जलाते हैं। इसके बाद जो है गाय के उपले गोईठा का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के कारण से हम लोग भोजन पकाते हैं। तो इसी ईंधन का जलना, किसी ईंधन का जलना दहन कहलाता है। दहन का मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं दहन। दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का होता है। अब बोलेगा सर जी, ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये हुआ जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। तो किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें नया पदार्थ बनता है ना। अब बोलेगा सर जी, क्या क्या नया पदार्थ बनता है? किसी पदार्थ को जलाते हैं तो जलाने के बाद वह राख बन जाता है। किसी पदार्थ को हम लोग जलाते हैं तो जलाने के बाद राख बन जाता है ना। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी राख बन जाता है। और दूसरा बात ये समझिए ना, किसी पदार्थ को जलाते हैं तो एक तो बात कन्फर्म है, वह रोशनी देगा और इसके बाद ऊष्मा देगा, हीट देगा। यानी कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, ये दहन कहलाता है। दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि दहन के बाद ऊष्मा एवं प्रकाश मिलती है या राख मिलती है, कुछ नया पदार्थ बनता है। अब आप ही लोग बोलिएगा सर जी, ये मार्कर का टूटना क्या हो सकता है? तो मार्कर का टूटना भौतिक परिवर्तन है। मार्कर को तोड़े तो मार्कर ही नहीं मिला क्या? मार्कर को तोड़े तो सोना का मार्कर नहीं बन गया? तो जिस परिवर्तन में कुछ नया बदलाव नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। जैसे कि किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा मिलती है और रोशनी मिलती है। इसके बाद लकड़ी को जलाएंगे तो राख मिलेगा, नया पदार्थ कुछ बनता है। इसलिए कहते हैं दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। किसी पदार्थ को जलने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला ईंधन, लकड़ी नहीं रहेगा तो जलाएंगे किसको? एलपीजी नहीं रहेगा तो जलाएंगे किसको? तो पहला ईंधन और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु का होना, ये दो कंडीशन के कारण से कोई वस्तु जलता है। अब बोलेगा सर जी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या किसी वस्तु को हम जला नहीं सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, कभी नहीं जला सकते हैं। आप दो मोमबत्ती लीजिए, दोनों को जलाइए, एक को खुले छोड़ दीजिए, दूसरा में क्या कीजिए, उल्टा ग्लास उसमें रख दीजिए। देखिएगा थोड़ी देर के बाद जिसमें ग्लास हम पलटा कर रख दिए हैं वह मोमबत्ती बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब ग्लास हम लोग धरे उल्टा करके रख दिए तो उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो गया, ऑक्सीजन गया नहीं क्योंकि ग्लास उसको कवर कर लिया। जब ये कवर किया तो ऑक्सीजन का वहाँ पर अनुपस्थिति हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके कारण से क्या हुआ, वह मोमबत्ती बुझ गया। फिर इसके बाद दूसरा वैसे ही जल रहा है क्योंकि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है। तो किसी पदार्थ को जलने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है, पहला ईंधन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ये दोनों के अभाव के कारण से कभी भी कोई वस्तु जल नहीं सकता है। आइए इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इन टॉपिक के बारे में एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग इतने बात को एक बेहतरीन तरीका से जान लीजिएगा ना, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपके एनएमएमएस परीक्षा में पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे सकते हो। तो देखिए दहन क्या है इसके बारे में तो समझ गए। अब आइए इसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दहन तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्वतः दहन, एक होता है तीव्र दहन, एक होता है विस्फोटक। विस्फोटक दहन किस तरह के कहते हैं? विस्फोटक दहन उस तरह के दहन को कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ को जलाते हैं ना तो फटफट की ध्वनि देती है। जैसे कि हम लोग जो है छठ में क्या करते हैं, छठ में पर्व त्योहार के ऊपर में पटाखों, बहुत सारे पटाखा का इस्तेमाल करते हैं, चिरचिरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जलने के बाद फटफट विस्फोट का आवाज़ देता है तो उसको कहते हैं विस्फोटक। और इसके बाद स्वतः दहन। स्वतः दहन का मतलब यह हुआ खुद अपने आप जलना। कभी कभी हम सुनते रहते हैं, टेलीविजन में देखते रहते हैं, किसी बड़े बड़े जंगल में स्वतः आग उत्पन्न हो जाता है कि किसी जंगल में अचानक अपने आप से आग लग जाता है। तो इस तरह के दहन को कहते हैं हम लोग स्वतः दहन, जो अपने आप लग जाता है। तीसरा होता है तीव्र दहन। तीव्र का मतलब क्या हुआ, तेजी से जलना। किसी पदार्थ का तेजी से जलना वह तीव्र दहन कहलाता है। जैसे कि एलपीजी को जलाते हैं, थोड़ा सा भी माचिस की तीली ले जाइए, एक बेहतरीन तरीका से जलने लगता है। तो एलपीजी का जलना ये तीव्र दहन कहलाता है। तो दहन तीन प्रकार के होते हैं। एक विस्फोटक दहन, जिस प्रकार के दहन में
फटफट की आवाज़ सुनाई दे आपको, जैसे कि हम लोग छठ किसी पर्व त्यौहार में हम लोग चिरचिरी विभिन्न प्रकार के फटाका बम का इस्तेमाल करते हैं तो फटफट की आवाज़ देता है, तो इसको कहते हैं विस्फोटक दहन। इसके बाद देखिए स्वतः दहन उस तरह के दहन को कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ अपने आप जलने लगता है। हम लोग अक्सर इस बात को सुनते रहते हैं टेलीविजन, अखबार पत्र के माध्यम से या कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि किसी जंगल में जो है अपने आप आग लग गया, तो इस प्रकार के दहन को कहते हैं स्वतः दहन। एक होता है तीव्र दहन उस दहन को कहते हैं जिसमें फास्ट गति से आग पकड़ लेता है, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर। अब तो इसके बारे में समझ गए होंगे कि दहन क्या है एवं इसके प्रकार क्या है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये ज्वलन ताप क्या होता है। तो ज्वलन ताप उस ताप को कहते हैं जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। ज्वलन ताप उस ताप को कहते हैं जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उसी को कहते हैं ज्वलन ताप। इस तरह से एनएमएमएस परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। एक बात और समझिए, इससे पहले जो शुरुआत में हम बताए थे कि दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा देता है, तो जो पदार्थ जलता है उसको कहते हैं दाह्य पदार्थ। जो पदार्थ जलता है उसको क्या कहेंगे, दाह्य पदार्थ कहेंगे। और सारे दाह्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। देखिए जो पदार्थ जलता है तो कौन से पदार्थ जलता है, लकड़ी, गोईठा, ये एलपीजी, ये सब क्या हुआ, दाह्य पदार्थ। तो जलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, दाह्य पदार्थ। और जितने भी दाह्य पदार्थ होते हैं वे सारे ईंधन कहलाते हैं। समझ गए ना इसके बारे में। अब आइए ज्वलन ताप के बारे में आप लोग समझ गए। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो ज्वलनशील पदार्थ उस तरह के पदार्थ को कहते हैं जो कम टेम्परेचर पर जलने लगता है, काफी ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील पदार्थ उस तरह के पदार्थ को कहते हैं जो कम ही टेम्परेचर पर जलने लगे। जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ कौन होते हैं, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल हो गया, ये सब क्या है, एलपीजी हो गया, ये सब क्या है, तुरंत जिसमें तेजी से आग पकड़ लेता है। ये सब ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें कम ही टेम्परेचर पर तुरंत आग पकड़ ले, आसानी से धुआं करके आग पकड़ ले, उसी को कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो ईंधन किसे कहते हैं, जिसको जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश दे, किसी भी पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश दे, उसी को कहते हैं ईंधन। तो अच्छा ईंधन यानी कि आदर्श ईंधन किसे कहेंगे, तो आदर्श ईंधन उस तरह के ईंधन को कहते हैं जो आसानी से मिल जाए, जो सस्ता में भी हो। मान के चलिए आसानी से तो मिल रहा है लेकिन महंगा मिल रहा है, तो उसको कभी भी आदर्श ईंधन कहेंगे। सारे मार्केट में उपलब्ध है लेकिन महंगा है, उसको कोई आदमी खरीदे नहीं रहा है, सभी आदमी के लिए सुलभ होगा तब ना उसको कहेंगे बढ़िया ईंधन। एक आदर्श ईंधन जो सस्ता हो, जो अच्छा ऊष्मा दे, जो बेहतरीन काम करे, जिसको जलाने पर प्रदूषण कम करे। आदर्श ईंधन की विशेषता ये है, सबसे पहले वो सस्ता होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इसका भंडारण एवं परिवहन सुलभ होना चाहिए, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिसको जलाने पर कम प्रदूषण करे। मान के चलिए बहुत बढ़िया ईंधन है, वो प्रदूषण ज़्यादा फैला रहा है तो क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक रहेगा, हम लोग के लिए हानिकारक रहेगा। सस्ता मिल रहा है, सभी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसको जलाते हैं तो ज़्यादा प्रदूषण नहीं देता है, तो उस ईंधन को कभी बढ़िया ईंधन कहेंगे नहीं कहेंगे। जो प्रदूषण मुक्त हो, जो प्रदूषण को कम फैलाता हो, आसानी से मिल जाए, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो, इसी को कहते हैं इसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, यानी कि उस ईंधन को रखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। मान के चलिए इकट्ठे करने में उस ईंधन को ज़्यादा परेशानी होगा, तो उसको कभी भी अच्छा ईंधन कहेंगे तो नहीं कहेंगे। तो ये सब विशेषता होगी आदर्श ईंधन की। पहला वो आसानी से मिल जाए, दूसरा सस्ता हो, तीसरा प्रदूषण कम फैलाए, और चौथा है इसका भंडारण तथा परिवहन सुलभ हो। तो इस तरह के ईंधन को कहते हैं हम लोग आदर्श ईंधन। इसके बारे में समझ गए। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ईंधन की दक्षता किसे कहते हैं। तो ईंधन की दक्षता का मतलब क्या हुआ, ईंधन की क्षमता। ईंधन की क्षमता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर उसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसी को कहते हैं ईंधन की दक्षता। 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर उसमें कितना संपूर्ण रूप से ऊष्मा निकलती है, कितना ऊर्जा के रूप में ऊष्मा निकलती है, उसी को कहते हैं ईंधन की क्षमता। इसके बारे में समझिए। इसके बाद लास्ट टॉपिक को समझिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है विश्व तापन। अब देखिए जितने भी लकड़ियों को जलाते हैं, जितने भी ईंधन को जलाते हैं, तो जलाने के बाद हम मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और विभिन्न प्रकार के जितने भी नशीले गैस होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ये सब गैस देता है। और कभी कभी देखते हैं कि ईंधन बढ़िया तरीका से नहीं पाता है, अपूर्ण दहन हो जाता है, पूरी तरह से नहीं जलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी देता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली होती है, अगर इसके संपर्क में कोई इंसान चले जाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ईंधन जलने के कारण से बहुत सारे हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण से हम लोग के वायुमंडल का टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ गया है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह हुआ विश्व तापन। विश्व तापन कैसे होता है, जब हम लोग अनेक ईंधन को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, गोईठा को जलाते हैं, विभिन्न तरह के ईंधन को जलाते हैं। जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी जहरीली गैस उत्पन्न होती है, और जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण से टेम्परेचर वातावरण का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से
हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम लोग को गर्मी का एहसास होता है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में समझ गए। अब आइए इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपके एनएमएमएस परीक्षा में पूछे जाएंगे उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में हम आपको एक बेहतरीन तरीका से कराने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एनएमएमएस परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में जो आपके एनएमएमएस परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से करने का प्रयास करेंगे। अब आइए यहाँ से इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास करते हैं। आपसे पूछेगा कि अग्नि, आग को बुझाने के लिए हम लोग कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब आपके शरीर के वस्त्र में आग लग जाए उस समय आप क्या कीजिएगा, तो उस समय क्या ठंडा पानी डालीजिएगा? नहीं डालेंगे उस समय ठंडा पानी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा कंबल लेंगे और बड़ा कंबल को अपने शरीर के संपूर्ण भाग को ढकेंगे और पृथ्वी के नीचे लेट जाएंगे। ये नहीं जो ठंडा पानी डालीजिएगा। कभी भी आपके वस्त्र में, जिस वस्त्र को आप पहने हुए हैं, अगर उसमें आग पकड़ लेता है तो उस स्थिति में कभी भी आप ठंडा पानी नहीं डालिएगा। नहीं तो अगर ठंडा पानी डालिएगा तो उससे और आपको हानि मिलेगा। तो इससे बचने के लिए कोई बड़ा कंबल लेंगे और बड़ा कंबल से शरीर के संपूर्ण भागों को ढकने के बाद मिट्टी पर हम लोग उल्टेंगे पुलटेंगे, तो इससे क्या होगा, आग बुझ जाएगा। इसके बाद देखिए, जल सबसे प्रचलित अग्निशामक है। अग्निशामक का मतलब क्या हुआ, आग को बुझाने वाला। आग को बुझाने वाले को क्या कहते हैं, अग्निशामक कहते हैं। देखिए, जल का इस्तेमाल आग को बुझाने के लिए कब करेंगे, जब लकड़ी, कागज़, फूस का घर, खरपतवार से बने हुए जितने भी सामग्री होंगे, घर होंगे, जैसे लकड़ी के बना हुआ, कागज़ का हो गया, तो इन सब में जब आग लगता है तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है। जब विद्युत उपकरण इलेक्ट्रिक के कारण से जब वहाँ पे आग लगी है, उस समय आप लोग जल का उपयोग कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जल विद्युत का चालन करता है। जल से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पता चला आप पानी फेंकिएगा तो पानी फेंकिएगा, जो पानी के संपर्क में आएगा सबको झटका लगेगा, सबकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी आप लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिक के कारण से, विद्युत धारा के कारण से आग लगी हो, उस स्थिति में आप लोग कभी भी पानी नहीं फेंकिएगा। नहीं तो क्या होगा, जो भी लोग पानी के संपर्क में आएगा उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि पानी विद्युत का चालन करता है। पानी से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जैसे ही पानी करंट के संपर्क में आया, करंट पानी से होकर गुजरने लगा। फिर इसके बाद जहाँ जहाँ वो पानी जाएगा, पानी के संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको बहुत ही बड़ा झटका लगेगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए कभी भी जब इलेक्ट्रिक के कारण से आग लगा हो, उस स्थिति में आप लोग कभी भी ठंडा पानी नहीं डालिएगा। जब किसी व्यक्ति के शरीर में आग लगा हो तो उस स्थिति में आप लोग कभी भी ठंडा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए, आग बुझाने के लिए हम लोग यहाँ देखिए सिलेंडर जो है, यही सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझिए, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। यदि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा ना, तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? जल तेल से भारी होता है ना, तो तेल क्या करेगा, ऊपर चल जाएगा। ऊपर जाने के बाद जलते रहता है। तो कभी भी कहीं पर अगर तेल और पेट्रोल के कारण आग लगी हुई है तो उस स्थिति में आप लोग जल का उपयोग नहीं कीजिएगा आग को बुझाने के लिए। ये काफ़ी हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि जो है तेल जो है ना, जल की अपेक्षा हल्का होता है। जल तो भारी होता है तो वो नीचे में चल जाता है, लेकिन तेल ऊपर में आ जाता है और जलते रहता है। तो ये काफ़ी हानिकारक होगा। तो इस स्थिति में जब इलेक्ट्रिक के कारण से आग लगा हो या नहीं तो तेल के कारण से आग लगा हो, उस स्थिति में हम लोग को किस गैस का इस्तेमाल करना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है। जब ये ऑक्सीजन से संपर्क टूटेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। समझ गए ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है, यहाँ पे जो भी बात है ना, उसको एक बेहतरीन तरीका से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी फायदाकारी रहेगा। इसके बाद वीडियो को शुरुआत में बताए थे कि स्वतः दहन क्या होता है, तीव्र दहन क्या होता है। देखिए यहाँ पे तीव्र दहन का मतलब जिसमें तेज़ी से आग पकड़ता है, तेज़ी से आग पकड़ता है और तेज़ी से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। यहाँ देखिए, जैसे हम बताए थे
कि सिलेंडर गैस में तेज़ी से आग पकड़ता है। इसके बाद देखिए स्वतः दहन मतलब कि अचानक लपेट के साथ जलने लगता है, अचानक मतलब कि अपने आप जलने लगता है, उसी को कहते हैं स्वतः दहन। कोयले की खान में कोयले की धूल के स्वतः दहन उससे कई बार खतरनाक अग्निकांड हो जाते हैं। कोयले की खान में कभी कभी सुनते रहते हैं पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से देखते रहते हैं क्या कोयले की खान में आग लग गई है। तो क्या कोयले की खान में मनुष्य जाता है आग लगाने के लिए? अपने आप हो जाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के सतत दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्म के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगते हैं। जितने भी जंगल में आग लगते हैं ना, तो ज़्यादातर समझिए ना, मैक्सिमम मनुष्य की लापरवाही के कारण से लगता है। मनुष्य क्या करेगा, सिगरेट गांजा पिएगा और वैसे ही छोड़ देगा, मतलब तिल्ली को वैसे ही छोड़ देगा, आग को सुन के आगे छोड़ देता है, वही आग पकड़ लेता है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर की आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझा देना आवश्यक है। हम लोग क्या करते हैं, पिकनिक सिगरेट गांजा पीते हैं, तो इस समय क्या करते हैं, इसके बाद जो है उसको बुझाते नहीं है आग को, तो इससे क्या होता है, कभी कभी देखते हैं जो आग लग जाता है, समझ गए ना। तो इसलिए जाने से पहले आग को एक बेहतरीन तरीक़ा से बुझा देना चाहिए। देखिए विस्फोटक दहन किसे कहते हैं? हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, जब पटाखों को जलाते हैं तो एक अचानक जो है अभिक्रिया होने के कारण से ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। पटाखों का इस्तेमाल करते हैं त्योहारों में, छठ, दीपावली, इन सब में क्या करते हैं हम लोग, बहुत पटाखे, बम, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, तो तेज़ी से अभिक्रिया करके जो है ना ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार के दहन को क्या कहते हैं, विस्फोटक दहन। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चंस नहीं आएगा ना एनएमएमएस परीक्षा में, तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। 100% है, यहाँ से क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। देखिए किस तरह से पूछा जाएगा कि पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। पूर्ण दहन, जहाँ पे पूरा दहन होता है, जहाँ पे कोई पदार्थ पूरा जल जाता है, तो उस क्षेत्र का जो है रंग कैसा होता है, तो उस क्षेत्र का रंग होता है नीला। और पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र में अगर आप लोग हाथ डालिएगा तो सबसे ज़्यादा गर्म वहीं पर लगेगा, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। जब आप डिबिया, लैंटेल, गैस इन सब को जलाते हैं तो नीचे वाले भाग के अंदर में आप हाथ दीजिएगा ना ज्वाला के साथ, तो उसमें आपको गर्म ज़्यादा नहीं लगेगा। बीच वाले को भी टच कीजिएगा ना तो उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ज्वाला के ऊपरी वाले भागों में हाथ दीजिएगा तो आपको सबसे गर्म लगेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्वाला के कितने क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ज्वाला के 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। एक होता है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, एक होता है आंशिक दहन वाला मध्य वाला भाग। इसके बाद देखिए ज्वाला के सबसे निचले वाले हिस्से को कहते हैं आंतरिक क्षेत्र, और आंतरिक क्षेत्र होता है काला। इसके बाद देखिए आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है पीला, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है नीला। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इस लॉ को देखिए, इस लॉ को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। देखिए ईंधन के बारे में तो हम पढ़ाए थे कि कोई भी ईंधन है वह जलने पे क्या देता है, ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। तो ईंधन कितने रूपों में पाए जा सकते हैं, कितने रूप में देखते हैं हम लोग ईंधन को? तो ईंधन को हम लोग 3 रूप में देखते हैं। ठोस, ठोस में कहिएगा कौन है, तो लकड़ी है, कोयला है, ये सब क्या है, ठोस। और द्रव में भी पाया जाता है। द्रव में क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। और गैस में क्या है, एलपीजी है, सीएनजी है। तो ईंधन 3 रूपों में पाई जाता है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो इस तरह से आप लोग को याद करना है। इसके बाद ईंधन की दक्षता के बारे में भी हम पढ़ाए। तो ईंधन की दक्षता किसे कहते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को कहते हैं ईंधन की दक्षता। ईंधन की दक्षता का मतलब क्या हुआ, ईंधन की क्षमता कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपके एनएमएमएस परीक्षा में 100% आएगा तो आएगा। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रा क्या होता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एनएमएमएस परीक्षा में जरूर आएगा। इसके बाद देखिए विभिन्न ईंधन के ऊष्मीय मान कितने होते हैं, इसको भी याद करना जरूरी है। हाइड्रोजन का देखिए ऊष्मीय मान कितना अधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। एलपीजी का देखिए, मेथेन का देखिए, डीजल का देखिए। तो यहाँ पे जितने भी है इसको एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोयला डीजल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब हम लोग कोयला डीजल को जलाते हैं ना तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। इसके बाद देखिए पेट्रोल को जब हम लोग जलाते हैं तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस देते हैं। इससे पहले हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो सल्फर अधातु होता है, सल्फर के साथ जब ये ऑक्सीजन जुटेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये अधातु का ऑक्साइड अम्लीय हो जाएगा। नाइट्रोजन भी अधातु है, नहीं जानते हैं तो जा करके उन वीडियो को देख लीजिए, धातु एवं अधातु चैप्टर, तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ये बेहतरीन तरीक़ा से समझ जाइएगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन भी अधातु है, नाइट्रोजन के साथ जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अधातु का ऑक्साइड हो जाएगा। तो अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और यही अम्लीय गैस वर्षा के साथ जब मिल जाए तो क्या होता है, अम्लीय वर्षा के निर्माण कर लेती है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जितने भी गैसें हैं जब वर्षा के पानी के साथ घुल मिल जाता है तो क्या कहते हैं, इसको
अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा काफ़ी खतरनाक होती है, ये किसी भी रंग पेंट को ख़राब कर देता है। जितने भी महल होते हैं उसको बार बार पेंट क्यों करना पड़ता है, हम अपने घर मकान को बार बार पेंट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि पानी आ जाता है। अब पानी में रहता है अम्ल का अंश, जब ये अम्ल का अंश रहता है वो अम्ल क्या करता है, उस रंग को मिटा देता है, ख़राब कर देता है। तो ये अम्लीय वर्षा काफ़ी खतरनाक होती है। अम्लीय वर्षा को जो भी आदमी पिएगा तो उसके लिए काफ़ी हानिकारक होगा। जितने भी मार भैंस देखते रहते हैं नदी या कहीं का पानी पी लेता है तो उसका शरीर कभी कभी देखते हैं स्वस्थ नहीं रहता है। इसी कारण से अम्ल वर्षा काफ़ी हानिकारक होता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए इसको भी आप लोग एक बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस परीक्षा में जरूर आएंगे। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। इसके बाद देखिए ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ज्वलनशील पदार्थ को जलाने के लिए कम टेम्परेचर पर ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब केरोसिन तेल जलने लगता है। तो जिसका ज्वलनशील ताप काफ़ी अधिक रहता है वह बढ़िया तरीका से नहीं जलता है। जिसका ज्वलनशील ताप जितना कम रहेगा वह उतना फास्ट गति से, तेज गति से जलता है। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उसमें से समझिए ना 90% स्टूडेंट सब समझते रहता है कि जिसका ज्वलन ताप जितना अधिक रहता है वह पदार्थ उतना बढ़िया से जलता है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत ही कम रहता है वह तेज़ी से जलता है, लेकिन जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना अधिक रहता है वह बढ़िया तरीका से नहीं जल पाता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए ज्वाला के भी 3 क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। ईंधन की दक्षता का ऐसा मतलब क्या होता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब ये चैप्टर आपका पूर्णतः कम्प्लीटली फाइनली हो गया है। तो अब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में।